चिंतित रहते हैं या इंश्योरेंस से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर उनके बहुत सारे सवाल हैं। और आज इंश्योरेंस के मुद्दों से हम शुरुआत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं PolicyX.com के CEO फाउंडर नवल गोयल और ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवाल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में, जहां पर हम इंश्योरेंस के अलग अलग पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमारे दोनों मेहमान जब तक जुड़ते हैं, आपको बता दें कि आज इंश्योरेंस के दो अहम पहलू जिन पर हम फोकस करेंगे। पहला तो ये है कि टर्म प्लान के बारे में अगर आपने सुना है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए टर्म प्लान कौन सा सही है, किस उम्र में आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, क्या क्या सर्विसेज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां एक टर्म प्लान के तहत आपको देती हैं। क्योंकि कई बार इतने सारे प्रोडक्ट्स के बीच में आपके लिए सही टर्म प्लान का चुनाव करना दिक्कत भरा हो सकता है, मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस और विकल्प आपके साथ आपके पास मौजूद हैं। तो आपके लिए सही टर्म प्लान का चुनाव कैसे किया जाए? एक आम सवाल जो कि लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि उम्र बढ़ने पर, यानी 50-55 की उम्र पर टर्म प्लान लेना सही है या नहीं, या लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना सही है या नहीं। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि अगर आपने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस का कवर लिया हुआ है तो क्या आपके बाद वो कवर आपके परिवार के लिए पर्याप्त होगा, यानी आपके बाद आपके परिवार के लिए एक रेगुलर इनकम, एक रेगुलर आय का बंदोबस्त कैसे किया जाए। ये वो सवाल हैं जो हम लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े दर्शकों से अक्सर सुनते रहते हैं। हमें आते हैं नवल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो वो मुद्दा जहां पर हम बताना चाहते हैं लोगों को कि टर्म प्लान खरीदने की सबसे सही आयु कौन सी है। सवाल ये है नवल, 50 साल की उम्र में क्या टर्म प्लान लेना चाहिए? जी, पहला सवाल का आपका जवाब देता हूं पहले। टर्म प्लान लेने की जो सबसे सही आयु है वो तब है जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट आ जाता है और आप अर्निंग मेंबर हो। जैसे ही आप अर्निंग करना शुरू करते हो और अगर आपके पीछे मतलब आपकी डेथ हो जाए और उसके कारण से अगर किसी की लाइफ इफेक्ट हो रही हो तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि जब आपको टर्म प्लान मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। भले ही वो कम सम एश्योर्ड का हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए आप उसको बढ़ा सकते हैं, बट शुरुआत पहले से ही हो जाए जब से आपको मिलता है। रही बात 50 की उम्र की, तो डेफिनेटली मतलब अगर आपने पहले नहीं खरीदा तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आई थिंक 50 की उम्र में भी अगर आपको टर्म प्लान मिल रहा है, अगर आप मेडिकली फिट हो, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब सवाल थोड़ा सा हम फंडामेंटली एक टर्म प्लान के यूज पर बात करते हैं और इसकी जरूरत पर बात करते हैं। नवल, अक्सर हम कहते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही आपने कहा कि जितना जल्दी हो सके छोटी उम्र में आप ले लें, क्योंकि आपको बेहतर कवरेज मिलेगी और किफायती कीमत पर आपको मिलेगा एक टर्म प्लान, प्रीमियम कम होगा अगर आप कम उम्र में लेते हैं। लेकिन 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि एक टर्म प्लान का मकसद, एक लाइफ इंश्योरेंस कवर का मकसद यही होता है कि रिस्क प्रोटेक्शन को, किसी भी अनहोनी, आर्थिक अनहोनी से आपको, आपके परिवार को बचाया जाए। 50 की उम्र तक अमूमन ऐसा देखा गया है नवल कि आपकी जो आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं वो या तो पूरी हो चुकी होती हैं या पूरी होने की कगार पर होने आती हैं। अब ऐसे संदर्भ में अगर किसी के ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई डिपेंडेंट एज सच नहीं है, बच्चे पढ़ चुके हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारी एज सच नहीं है, आपने बाकी अपना निवेश जारी रखा है जहां पर आपके स्पाउस की डिपेंडेंसी आपके ऊपर इतनी नहीं होगी आपके बाद, क्या इस सिनेरियो में भी 50 साल की उम्र में आपको टर्म प्लान लेना चाहिए? नहीं, देखिए, टर्म प्लान का जो मकसद है वो आपके डिपेंडेंट को सफाइस करने के लिए, अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन करना चाहिए कि अगर खुद को कुछ हो जाता है तो क्या मेरी फैमिली एक एक सही लाइफस्टाइल जी पाएगी, जो लाइफस्टाइल वो अभी जी रही है। अगर आपके पास इनफ वेल्थ है तो डेफिनेटली टर्म प्लान की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपके जाते ही आपकी फैमिली को आर्थिक मुश्किलें आएंगी क्योंकि आपकी अर्निंग्स रुक गई है, एक तरह से क्योंकि आप नहीं हो तो आपकी अर्निंग्स नहीं है। अगर अर्निंग्स रुक गई और आपके पास वेल्थ भी नहीं है इनफ सरवाइव करने के लिए, या आप बहुत ही ज्यादा वेल्दी नहीं हो, तो डेफिनेटली टर्म प्लान लेना चाहिए। बट अगर आपके पास इनफ वेल्थ है, प्रॉपर्टीज है या स्टॉक्स है या जहां मर्जी वेल्थ है जो आपकी फैमिली को एक सिमिलर लाइफस्टाइल दे सकती है,
विथ सिक्योरिटी विथ 100% प्रूफ। मतलब बेसिकली ये होना चाहिए कि उसमें अगर मान लीजिए आपने सोचा कि 10% रिटर्न आएगा और आया सिर्फ 6%, तो भी आपको ये सारे सिनेरियोज कैलकुलेशंस करने के बाद देखना चाहिए कि टर्म प्लान की जरूरत है या नहीं। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि आपका वेल्थ इनफ है, तभी आप टर्म प्लान ना ले, अदरवाइज आप टर्म प्लान ले, ताकि वो आपको एडिशनल एक बफर दे के जाएगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप 50 साल की उम्र में अगर टर्म प्लान लेना भी चाहते हैं तो प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा और आपकी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो कितना मैटर करेगी? जी, सो टर्म प्लान जैसा कि आपने पहले बताया, जितनी यंग एज में कोई लेता है वो काफी कम कम प्रीमियम पे आता है। और टर्म प्लान की जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने 30 इयर्स का टर्म प्लान लिया है तो आपका प्रीमियम सेम रहता है। तो भले ही आप 25 की एज में लें 30 इयर्स का प्लान, तो आपने एक तरह से प्रीमियम को लॉक कर लिया 30 इयर्स के लिए। वही वही प्लान में अगर आप निवेश करते हैं 30 की एज में, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। ऐसे सिमिलरली ऑब्वियसली 50 इयर्स की एज तक आते आते प्रीमियम काफी बढ़ जाता है। मतलब जो जो प्रीमियम आपको 25-30 साल की उम्र में मिलता है, उसका काफी गुना प्रीमियम हो जाता है 50 की एज में आते आते। तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम हाई हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको टर्म प्लान मिलता है या नहीं मिलता है, वो आपकी मेडिकल कंडीशंस पे मैटर करती है। जनरली लोग 50 तक आते आते काफी सारी ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, ये सब हो ही जाता है मैक्सिमम लोगों को। तो सेफ साइड रहने के लिए आप टर्म प्लान पे जल्दी निवेश करें। 25, 30, 35 जो भी एज में आपको लगता है कि आप टर्म प्लान को अफोर्ड कर पाएंगे और आपकी इनकम है टर्म प्लान मिलने लायक, तो डेफिनेटली आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और बारीकी में जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में अगर आपको चुनाव करना है तो कौन सा टर्म प्लान किस तरह के फीचर्स के साथ आपको लेना चाहिए अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो। लेकिन उस पर मैं जाऊं इससे पहले सलमान हैदर हमारे दर्शक नवल से सवाल पूछना चाहते हैं। हैदर साहब नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी नमस्कार, इसमें मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मेरी बेटी जो है वो पीडब्ल्यूडी है, तो मतलब वो चल नहीं पाती है, तो दिव्यांग है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। पर लेकिन हमने इंश्योरेंस के लिए जब गए तो वो कहते हैं कि नहीं, दिव्यांग का कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, आपको कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी में चाहिए। हमने कहा सब्सिडी में नहीं चाहिए, हमें तो हेल्थ प्लान चाहिए नॉर्मल रेगुलर जो हमारा है। तो कह रहे नहीं, वो तो आपको मिल ही नहीं सकता। मैंने पॉलिसी बाजार में भी बात करी और भी काफी लोगों से, एक्सपर्ट से बात करी, पर कोई मुझे इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाया कि कैसे हम इसको टैकल करें कि हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है या नहीं मिलता है। आप किन कंपनियों के पास गए हैं? मैं स्टार के पास गया, HDFC अर्गो के पास गया। वो कहते हैं कि नहीं इसमें, मैंने कहा इसमें तो एक नॉर्मल हेल्थ की, जैसे अगर कोई बीमार होता है तो उसको कवर करना चाहिए। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल कवर की बात कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल कवर लेने की बात कर रहे हैं या आपने ग्रुप इंश्योरेंस में इनको शामिल करने के लिए अर्जी की थी? एक्चुअली ग्रुप इंश्योरेंस में तो मेरा जैसे फैमिली फ्लोटर था, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि इसको आप निकाल दीजिए वरना आपकी भी इंश्योरेंस जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अच्छा। आपको अपना इसका इंडिविजुअल अगर आप लेते हैं तो भी वो कवर नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडाइज वो होती हैं जो गरीब पुअर्स के लिए हैं, उनको में तो आप उसको क्लेम मिल जाएगा। अदरवाइज इसमें नहीं मिलेगा। वो भी 2 लाख रुपीज की होती है, जो गवर्नमेंट के जिसके एनुअल इनकम इज 2 लाख या 3 लाख रुपीज होती है। बट आपको एज ए, अब हम लोग अफोर्डेबल हैं, हम लोग जॉब करते हैं, तो हमें तो कोई ऐसी कोई पुअर की कोई कैटेगरी में तो चाहिए नहीं। हमने कहा हमें तो रेगुलर प्लान चाहिए जैसे हेल्थ का होता है। बोले नहीं, रेगुलर तो व्हील चेयर पे जो भी पेशेंट होता है या कुछ है, और भाई बढ़ गया आपका बच्चा तो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आएगा, और इसको हम कोई भी हिंदुस्तान की IRDA मना कर दिए कि हम नहीं इसको इंश्योरेंस देंगे। नवल, यहाँ पर हमें ये बताएं कि दिव्यांग को तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी जो प्रक्रिया है वो शायद थोड़ी सी अलग हो सकती है। सलमान हैदर के केस में ऐसे इंश्योरेंस कंपनियों ने मना क्यों किया? क्या कारण होगा इसके पीछे? जी, सो पहली बात तो ये कि IRDA कहीं पे भी मना नहीं करता इंश्योरेंस देने से। IRDA का तो इनफैक्ट मकसद ये है कि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस कवरेज के अंदर आए। लेकिन जो इंश्योरेंस किसको देना है वो डिसीजन जनरली इंश्योरेंस कंपनीज का होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका रिस्क है। उनको ये समझना है कि किसको कवर करने से वो लोग भी सरवाइव कर सकते हैं, और क्लेम मतलब बेसिकली क्लेम्स जो आते हैं
उसको वो कंट्रोल कर पाए। तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि एक कंपनी ने अगर आपका इंश्योरेंस मना किया है तो बाकी कंपनीज भी करेंगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 से 3 पब्लिक कंपनीज के पास भी जाएं। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस है, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस है, इस तरह की कंपनीज में भी ट्राई करें। क्योंकि इंश्योरेंस देने का डिसीजन बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी का ही होता है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता कि मैंडेट नहीं कर सकते कि आपको देना ही है। अगर आपको फिर भी इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, एक तरह से आप पूल बना रहे हैं, एक पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और जब जरूरत पड़ती है तो आपको वो क्लेम के रूप में मिल जाता है। तो आप खुद की तरफ से एक पूल फंड बना सकते हैं। 15-20 हजार जो भी आपका प्रीमियम बनता वो आप एक अकाउंट में डाल के सेव कर सकते हैं और मे बी वो 5-10 साल में उतना हो जाएगा जितना आपका सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस का होता। तो एक तरह से आप वो हेल्थ इंश्योरेंस खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, पूल ऑफ मनी। बट उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ और इंश्योरेंस कंपनीज में ट्राई करें। हिंदुस्तान में 25 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, तो शायद कोई ना कोई आपको दे दे। ऐसा कोई IRDA की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये स्पेशली एबल्ड को इंश्योरेंस ना मिले। मुझे ये बताएं कि जो आपने कंपनियों के नाम बताए हैं, एक बार आप वो प्लीज़ दोहरा दें। और दूसरा मुझे आपसे ये समझना है कि प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो सकता है अगर प्रक्रिया अलग होगी तो? जी बिल्कुल। इसमें बेसिकली प्रोसेस यही होता है कि आप पहले प्रपोजल फॉर्म भरें, आपकी जो भी कंडीशंस आप उसमें लिखें, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वो स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान दे दें आपको सेम रेट्स पे जो वो बाकियों को देते हैं, या फिर वो थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करें, और या फिर डिक्लाइन कर दें। तो आपने जैसा बताया कि 2 कंपनीज ने आपका प्रपोजल डिक्लाइन कर दिया है, तो बाकी कंपनीज आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, और इन्होंने कहा है कि फ्लोटर में से भी इन्हें कह दिया था कि अपनी बेटी को निकाल दे, ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लोटर प्लान में शामिल नहीं किया जा सकता? जी, फ्लोटर प्लान में अगेन जैसे इंडिविजुअल प्लान हम अप्लाई करते हैं, वैसे ही फ्लोटर प्लान जब अप्लाई करते हैं तो आपको सबकी मेडिकल हिस्ट्री डालनी पड़ती है। और अगर उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको वो इंश्योरेंस कंपनी कवर ना करना चाहे, तो आपका पूरा का पूरा फ्लोटर प्लान रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आपको विकल्प दे सकते हैं वो कि एक व्यक्ति को निकाल के बाकी के लिए आप फ्लोटर ले लें। तो शायद इन्होंने वही किया है अभी तक। फ्लोटर प्लान का भी जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहता है। ऑलराइट, तो सलमान, और कोई सवाल आपने पूछना है नवल से? क्योंकि अभी आपको कहा जा रहा है कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मेरे ख्याल से उनका दरवाजा आप खटखटाएं तो वहां थोड़ी सी आशा की किरण है आपके लिए। थोड़ा सा प्रोसेस हालांकि अलग होगा और थोड़ा सा प्रीमियम हो सकता है ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, जो कि आप शायद जानते भी हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं नवल से? नहीं सर, इसमें एक्चुअली क्या ऐसा नहीं है। मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी एजेंसी से, क्योंकि मैंने एग्रीगेटर के पास गया था, जो लोग ये इंश्योरेंस जैसे पॉलिसी बाजार है या ये सब लोग, इन्होंने मुझे एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एजेंसी नहीं, आप एग्रीगेटर्स के पास नहीं जाइए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इंश्योरेंस कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। नवल, क्या कहेंगे? नहीं, हो सकता है कि एग्रीगेटर के पास वो कंपनी ना हो जो कंपनी आपको कवर कर सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं बोलूंगा कि आप 2-4 और इंश्योरेंस कंपनी ट्राई करके देखें, और फिर भी ना हो तो आप अपना फंड बनाएं। अच्छा, सरकार की जो नवल, जो सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, क्या उससे कवर करवा लेना चाहिए पहले इनकी बेटी को? जी, सरकार की तरफ से जो प्लान है वो काफी लो इनकम ग्रुप्स के लिए है, तो इनके लिए आई थिंक वो सूटेबल नहीं होगा। सलमान, आप कुछ कह रहे थे? बेसिकली देखिए, मैंने काफी लोगों से, मतलब एक्सपर्ट, मैं खाली एजेंसीज में भी गया हूँ जो ब्रोकर्स हैं गवर्नमेंट एजेंसी के, बट उन्होंने भी मुझे यही बोला कि नहीं, क्योंकि मेरे केस में भी क्या हुआ था कि बचपन में ये व्हीलचेयर पे नहीं थी। बचपन में छोटा बच्चा जब होता है तो हमने नॉर्मल प्लान लिया हुआ था, और उसके ड्यूरिंग 4 इयर्स के बाद वो चलने की प्रॉब्लम, इनेबिलिटी आई, और फिर हमें पता चला कि जेनेटिक डिजीज है। तो
उसके बाद आने के बाद भी मुझे पॉलिसी बाजार एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि नहीं, आपको ये कंसीडर किया जाएगा कि आपने इसे डिस्क्लोज नहीं किया है। मैंने कहा मैंने ऐसा, मुझे पता ही नहीं था जब मैंने उसको इंश्योरेंस लिया था, फिर भी उन्होंने मुझे एडवाइस किया, तो मैंने उसको वहां से निकाल के और मैंने अपनी एक अलग से फैमिली की, क्योंकि मेरा एक सन भी है और वाइफ, तो हम लोगों ने अलग से एक पॉलिसी ले ली जिससे कि हमारी पॉलिसी लैप्स ना करे, और इनको हमने फिर उसी पॉलिसी में छोड़ दिया जो हमने इनकी बाय बर्थ पे ली थी। बट वो कह रहे थे कि इसका क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने कहा डिस्क्लोज जिस टाइम मैंने पॉलिसी ली थी उस टाइम था ही नहीं। तो बोले नहीं, ये इसको कंसीडर किया जाएगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, और ये आपको इसको कोई भी हिंदुस्तान में IRD की तरफ से PWD के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आप मान लीजिए, और ये या तो आपको है PIL करिए या फिर आप कोर्ट में जाइए, क्योंकि ये अभी तक ऐसा IRDA ने कोई इस पे क्लियरिटी नहीं दी गई है। मैंने कहा बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, तो बड़ा काफी लोग हैं इंडिया में जो PWD कैटेगरी में। यहाँ पे डिस्क्लोज करना जरूरी होता इस सिनेरियो में? देखिए, अगर इनको इंश्योरेंस कंपनी ने पहले प्लान दिया है और सच में इनको अगर मालूम नहीं था उस समय में, तो इनका हक बनता है कि क्लेम मिलेगा इनको, कोई इनका क्लेम डिक्लाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये बताए कि इनको पहले से पता था, जो कि ये कह रहे हैं कि इनको पहले से पता नहीं था। तो अगर यही बात है तो इनका क्लेम कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, और अगर पहले से पता था तो डेफिनेटली वो डिस्क्लोज होना चाहिए था, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ग्राउंड होगा क्लेम रिजेक्ट करने का। तो ये तो हो गया पहला सवाल का जवाब। और दूसरा ये कि जो इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल रहा, ये मतलब आप उस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी भी कहीं ना कहीं एक पूलिंग ऑफ रिस्क्स करता है, वो काफी लोगों को क्लेम देता है, तो वो कहीं ना कहीं अपना रिस्क एनालिसिस करके ही इंश्योरेंस देगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये होते हैं कि जब वो इंश्योरेंस तब खरीदना चाहते हैं जब बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं दे सकती। तो डेफिनेटली ये एक दोनों साइड की बातें हैं कि आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली इस तरह के प्लान शायद फ्यूचर में आए, बट अभी के लिए यही एक विकल्प है कि आप खुद का पोर्टफोलियो बनाएं। यहाँ पर एक इमरजेंसी के तौर पे तो आपको अपना फंड बना ही लेना चाहिए, लेकिन जो कंपनियों का जिक्र किया है नवल ने, उन पर भी आप एक बार ध्यान दें और उनके दफ्तर जाकर उनसे बात करें, ना कि किसी रिप्रेजेंटेटिव या कोई एग्रीगेटर के जरिए। एक और बार कोशिश करें। और नवल, एक सवाल जो मुझे पूछना था, अगर ये कहीं पर नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से अगर ये किसी ग्रुप प्लान में कवर्ड है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना इनके लिए? हाँ, अगर ग्रुप इंश्योरेंस में ये कवरेज मिल जाता है इनको, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में प्री मेडिकल टेस्ट वगैरह नहीं होते, तो वहां मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए, सलमान हैदर साहब, जितना हो सका आपकी सहायता करने की कोशिश की है। आप एक बार फिर से ये कवायद शुरू करें और बताइएगा हमें आपको हेल्थ प्लान मिला है या नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और इसी नोट पे हम रुकेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस आधे घंटे आपके सवालों के जवाब तो हम देंगे ही, साथ ही इंश्योरेंस से जुड़े एक अहम पहलू पर बात करेंगे। और हमारे साथ PolicyX.com के फाउंडर CEO नवल गोयल जुड़े हुए हैं। ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और दर्शकों के सवाल लें उससे पहले बता दें कि सवाल हम तक कैसे आप पहुंचा सकते हैं। देखिए, आपको बस एक नंबर पर, एक व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज देना है। नंबर है 9619873567। लिखित रूप में सवाल व्हाट्सएप करें। आप चाहे तो अपना सवाल वीडियो के रूप में शूट करके भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ देर पहले टर्म प्लान पर बात की है कि आपको कैसे टर्म प्लान लेना चाहिए, खासतौर से अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा की है। लेकिन अब टर्म प्लान लेने के बाद कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आपके परिवार को रेगुलर इनकम मिले, उसका बंदोबस्त कैसे किया जाए। बहुत सारे टर्म प्लान्स हैं जो अलग अलग फीचर्स के साथ आपको टर्म प्लान जैसा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जहां पर आपके परिवार को अनहोनी होने के बाद हर महीना इनकम मिलती रहेगी। आप उसको कुछ सालों तक की अवधि भी निर्धारित कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन इसकी बारीकियां क्या है और कैसे इसका चुनाव करना चाहिए, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक चेकलिस्ट भी तो बनानी होगी आपको, जहां पर आपके बाद आपके परिवार पे आर्थिक जिम्मेदारी पड़ सकती है। तो उस कठिनाई से उन्हें उबारने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किन किन फैक्टर्स को काउंट करके एक टर्म कवर आपको डिसाइड करना होगा।
तो पंकज जी, शुरुआत करते हैं उस चेकलिस्ट के साथ, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और इसीलिए आप रिस्क कवर के तौर पे एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। तो मुझे बताएं कि लाइफ इंश्योरेंस का कवर निर्धारित करना हो या आपके बाद आपके परिवार को रेगुलर इनकम मिलती रहे, उनके रोजमर्रा के खर्चों के लिए कोई लोन है या जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप छोड़कर जाएंगे उनके ऊपर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च हो, वो सबको पूरा करने के लिए आप कैलकुलेशन किस तरह से करें, वो चेकलिस्ट किस तरह से बनाएं, क्या क्या बातें उसमें शामिल होनी चाहिए? बिल्कुल कविता, देखिए जब आप ये कैलकुलेट करते हैं कि कितनी लाइफ इंश्योरेंस की आपको जरूरत है, तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि आपका यदि आप ऊपर कोई लोन है तो उतना तो आपको कवर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली गॉड फॉरवर्ड कुछ हो जाता है तो लोन रिपे करना है, तो वो एक अमाउंट है। उसके बाद जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात हो, शादी की बात हो, यदि वो व्यक्ति जीवित है तो डेफिनेटली वो अर्न करेगा, सेव करेगा और उन फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग करेगा। लेकिन यदि वो नहीं रहता है तो उस केस में भी उस इंश्योरेंस प्लान से उतना पैसा मिल जाना चाहिए कि भविष्य में वो फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सके। उसके बाद आती है बात हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की, क्योंकि यदि वो व्यक्ति चला गया तो उसके ऊपर जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए आपको प्लानिंग करनी है। तो उस हिसाब से भी उन एक्सपेंसेस को ध्यान रखते हुए और इन्फ्लेशन के साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आज जो खर्चे वो भविष्य में बढ़ते रहेंगे, उस हिसाब से आपको लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड कैलकुलेट करना होगा। और साथ ही ये ध्यान रहे कि आपके पास जो एसेट हैं उनको आप उस अमाउंट में से माइनस कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपका लाइफ इंश्योरेंस का कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए। और साथ ही ये भी बहुत जानना जरूरी है, जैसा कि अभी बात आप कर रही थी कि डेथ के बाद में कुछ पॉलिसीज में इस तरह का प्रोविजन होता है कि एक साथ कवर, एक साथ वो क्लेम मिलने की बजाय वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ताकि भविष्य में यानी कि खर्चों के लिए पैसे मिलते रहें। लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक प्रोडक्ट का एक फीचर है, लेकिन शायद ये बहुत सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको जरूरत होती है वो हर इंडिविजुअल की जरूरतें अलग अलग समय के अनुसार होती हैं। और दूसरी बात, जो इस तरह की पॉलिसीज में आपको जो कवर मिलता है कि लमसम में ना मिलके वो इंस्टॉलमेंट में मिले, वो इसके लिए भी बहुत सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि आपके खर्चे समय के साथ बढ़ते जाते हैं और आपकी प्लानिंग उसी तरह से होनी चाहिए। तो आप जब टर्म इंश्योरेंस प्लान का चुनाव करते हैं तो एक सम एश्योर्ड सही तरीके से चुनने के बाद ये तय कर लें कि वो जब भी पैसा मिले उस पैसे से किस तरह से आपने रेगुलर, मतलब कि लोन रीपे कर दिया, उसके बाद में बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन की बात हो या दूसरे फाइनेंशियल गोल की बात हो, उनके लिए पैसा अलग से इन्वेस्ट कर दिया जाए। और फिर आप कोई, मतलब आपके जो भी डिपेंडेंट हैं वो कोई एन्युटी प्लान या इस तरह का प्लान लें, जहां पर समय के साथ वो जो कैश फ्लो है, आउटफ्लो है, वो बढ़ता भी जाए समय के साथ। इस तरह की प्लानिंग की जाए उस कंपनसेशन के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरी चेकलिस्ट यहाँ पे समझा दी है और किस तरह से आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अब प्रोडक्ट के चुनाव पर हम बात करते हैं, जिसकी सहायता के लिए हम नवल से सवाल पूछेंगे। नवल, अब रेगुलर इनकम के लिए लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान में बहुत सारे फीचर्स हैं जो उपलब्ध हैं, तो इनका चुनाव कैसे किया जाए और किस तरह के प्रोडक्ट को चुना जाए, किस तरह की रेगुलर इनकम के लिए? जी, सो बेसिकली टर्म प्लान का जो भी सम एश्योर्ड होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी सारे ऑप्शंस देती है। आजकल जो टर्म प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि आप या तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ ले ले या फिर कुछ अमाउंट उसमें से एक साथ ले ले और बाकी का रेगुलर इनकम की तरह ले ले। और इनकम में भी काफ़ी सारे वेरिएशंस है, जैसे इनकम में एक अमाउंट में स्टार्ट होता है और वो इन्फ्लेशन रेट के साथ बढ़ता रहता है। तो ये एक इंडिविजुअल की नीड के ऊपर निर्भर है। अगर जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है उसको अपनी लायबिलिटीज को देखना चाहिए कि क्या लायबिलिटीज है। वो लायबिलिटीज क्या वन शॉट देने वाली लायबिलिटीज है, जैसे अगर वो चाहते हैं कि लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो शायद अगर उनको कुछ हो जाता है तो वो चाहेंगे कि उसकी फैमिली लोन एक साथ चुका दे और उसके बाद उनको जो सरवाइव करने के लिए या लाइफस्टाइल जीने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे उनको मिलता रहे महीने महीने।
दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर उनको लगता है कि उनकी जो बची हुई फैमिली है वो काफ़ी फाइनेंशियली स्मार्ट है और वो ये सोच सकती है कि वो पैसे को कहाँ लगाया जाए, तो वो वन शॉट इनकम ले सकते हैं, वन शॉट टर्म पेमेंट ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंडिविजुअल डिपेंडेंट है, मतलब इसमें कोई सही या गलत नहीं होता, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए बने हुए हैं। जैसे जैसे जिसकी नीड हो या जैसे जिसका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज हो, उस बेसिस पे वो डिसाइड करे कि उनको वन टाइम पेमेंट चाहिए या रेगुलर इनकम चाहिए या इन दोनों का मिक्स चाहिए एक सर्टेन प्रोपोर्शन में। एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हाईलाइट करें अपने जवाब में, वो है महंगाई। आपने खर्चे तो आंक लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये भी तो देखना होगा कि महंगाई भी यहाँ पर असर करेगी। आप जो भी एक मुश्त रकम डिसाइड करना चाहते हैं, इसका आकलन हम कैसे करें, क्योंकि ये पंकज जी ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। कविता, आपने सही कहा और मैं इसका जिक्र कर रहा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस के प्लान है, वहां पर भले ही आपको किस्तों में पैसा मिले और वो इन्फ्लेशन लिंक भी मिले, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा स्कोप नहीं है कि सच में वो रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें तभी वो सही से काम करता है। यानी कि जो कंपनसेशन मिला उसको इस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें कि आप उससे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए और आप SWP कर लीजिए, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपके पास चॉइस है कि आप समय के साथ पैसा बढ़ता रहेगा और आप विड्रॉल का जो अमाउंट है उसको भी अपने हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। तो वो एक विकल्प हो सकता है। ऐसे बहुत सारे, उदाहरण के तौर पर आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली उस पैसे से, और समय के साथ ये बिल्कुल क्योंकि जो रेंट है वो भी बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन हम ये कहें कि जो फैमिली मेंबर है, क्योंकि उनको कुछ समझेगा नहीं, इसके लिए हम ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें ताकि जहां पर जो कंपनसेशन मिले वो लमसम में ना मिलकर वो इंस्टॉलमेंट में मिले, लेकिन शायद वो जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि एज ऑफ नाउ यदि आप पॉलिसीज को स्टडी करें तो वहां पर ये सुविधा नहीं है या इतना स्कोप नहीं है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज में जहां पर वो सच में अच्छे रिटर्न्स या इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स जनरेट कर सके। इसके लिए प्लानिंग तो आपको उस पैसे के साथ खुद ही करनी पड़ेगी। आप एक अच्छा खासा सम एश्योर्ड तय कर सकते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद डिपेंडेंट्स को इतनी राशि मिल जाए कि उसे ढंग से इन्वेस्ट करके वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, टैक्स को पे करते हुए अपने जो भी खर्चे हैं उन्हें पूरे कर सकें और जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं फैमिली के वो पूरे हो सकें। ऑलराइट, तमाम बारीकियां कि कैसे आपको रेगुलर इनकम का बंदोबस्त करना चाहिए अपने परिवार के लिए, आपके बाद इसकी बारीकियां हमने आपको समझाई हैं। लेकिन बहुत दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं सतीश कुमार साहब। ये सवाल पंकज जी आपके लिए होगा। सतीश जी नमस्कार, बताएं, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का एक चेकअप आप करवाना चाहते हैं। इसमें आपके पास कोटक फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, SBI का ब्लू चिप है और मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है। यही फंड्स हैं आपके पास? जी। कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर? नमस्कार मैम, मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से कर रहे हैं, 14,000 रुपए हर महीना। आपने लक्ष्य रखा है रिटायरमेंट का, सर बता पाएंगे कि इस पोर्टफोलियो से कितना बटोरना चाहते हैं? इस पोर्टफोलियो से मैं 1 करोड़ के लगभग बटोरना चाहता हूँ। लगभग 1 करोड़ रुपए। निवेश तो साफ तौर से बढ़ाना होगा, लेकिन पंकज जी बताएं फंड्स में क्या बदलाव? स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। आपके पास में लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सभी तरह की स्कीम्स हैं। और इस वक्त पर देखा जाए तो इन स्कीम्स का जो मेजर एक्सपोजर है वो लार्ज एंड मिड कैप में है। तो चाहे फ्लेक्सी कैप की बात भी करें या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड तो आपके पास में है ही, और एक्सिस स्मॉल कैप आपने लिया हुआ है तो स्मॉल कैप का भी आपके पास में एक्सपोजर है। तो स्कीम्स भी अच्छी हैं, एलोकेशन भी अच्छा है और लंबे वक्त के हिसाब से, स्पेशली रिटायरमेंट के हिसाब से ये सारी स्कीम्स अच्छी हैं। लेकिन जैसा अभी कविता ने भी कहा कि आपको यदि पूंजी जुटानी है, यानी कि एक अच्छी कैपिटल इकट्ठी करनी है, तो समय के साथ आपको इस अमाउंट को बढ़ाना होगा।
चलिए सतीश कुमार जी, बदलाव आपको ये करने होंगे, लेकिन राहुल राठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और मैं चाहती हूँ कि इनके सवाल में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों पर सवाल हैं, तो पंकज जी आप भी इनका सवाल सुन सकते हैं। बताएं राहुल जी, आपने टर्म इंश्योरेंस पर सलाह तो मांगी है, साथ ही आपके पास कुछ फंड्स है जिसमें विरासत का टैक्स सेवर है, एक्सिस का ब्लू चिप है और 15 साल के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग है आपकी। 1.5 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए आपने पैसे जमा करने हैं। मुझे कुछ अपने गोल्स पर क्लैरिटी देंगे रिटायरमेंट और बच्चे की पढ़ाई के लिए सर? हाँ जी मैम। मुझे बताएं कि आपका बेटा तो अभी 1.5 साल का है ना, तो आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए कितनी राशि इकट्ठा करनी है? तकरीबन 50 लाख। 15 लाख। और रिटायरमेंट के लिए? हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख 50। हायर एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए ऑलमोस्ट 1.5 CR। 1.5 करोड़। चलिए, आपकी उम्र फिलहाल 33 साल की है। नवल, शुरुआत करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के साथ। बताएं इस उम्र में लाइफ इंश्योरेंस लगभग कितने की इनको लेनी होगी? राहुल मुझे बताएं आपकी ईयरली इनकम कितनी है? ईयरली इनकम 4 लाख। 4 लाख इनकी सालाना आय है। नवल जी, तो सबसे पहले जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका बेटा 1.5 साल का है, तो सबसे पहले इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो टर्म प्लान की होगी कि खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाए तो डेफिनेटली इनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई या जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो मीट होने चाहिए। तो उसके लिए एक टर्म प्लान ले लें। 4 लाख की अगर इनकी सालाना इनकम है तो डेफिनेटली ये 70-75 लाख का टर्म प्लान इनको मिल सकता है। सो पहला सजेशन ये होगा कि आप एक टर्म प्लान लें। उसके बाद आपको जो एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो आपको लाइफ इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल जो प्लान्स होते हैं, गारंटीड प्लान्स, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा आपको एक निश्चित समय में चाहिए। तो आप अगर मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट में डालते हैं तो हो सकता है उस समय में मार्केट अच्छा हो या बुरा हो, बट अगर आप ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं जिसमें गारंटीड इनकम होती है तो आप उसको चलिए, यहाँ पे थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन पंकज जी आप सुन पाए अगर नवल को, तो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे सलाह को? बिल्कुल बिल्कुल। कविता और राहुल, मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं नवल के जो ओपिनियन है उसके साथ में। देखिए, आपके पास बहुत लंबा वक्त है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बच्चा अभी छोटा है और आप बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, जिसके लिए आपके पास कम से कम मतलब कि 12-15 साल का, तो बल्कि उससे ज्यादा का समय है आपके पास में। अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो 17-18 ईयर्स की एज के बाद आपको जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से और साथ ही रिटायरमेंट के हिसाब से इतने लंबे वक्त में अगर आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो डेफिनेटली आपको इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा। मार्केट लिंक और स्पेशली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, यदि आपके पास समय लंबा हो, नजरिया लंबा हो, तो यहाँ पर यही आपके लिए सुटेबल है। जहां तक सवाल इस बात का है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली हम इक्विटी की बात करें तो उतार चढ़ाव रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप 15 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले 10-12 साल तो आप इक्विटी में कीजिए। जब आप अपने गोल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे तब आप उस पैसे को निकालकर एफडी में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बॉन्ड्स या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना। लेकिन पहले पैसा बढ़े तो सही। तो पैसा बढ़ाने के लिए आपको इक्विटी का सहारा लेना चाहिए। और आप पहले से, जैसा आपने कहा कि आप कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कर रहे हैं, एक आपके पास टैक्स सेवर है, दूसरा आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये दोनों ही स्कीम अच्छी हैं, इनमें भी आप पैसा बढ़ा सकते हैं। और साथ ही दूसरे भी इस तरह के कुछ अच्छे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप एसआईपी कीजिए और समय के साथ में अमाउंट को बढ़ाते रहिए। क्योंकि इनकम आपने बताया 4 लाख है, तो आप बहुत ज्यादा तो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि खर्चे भी होते हैं। तो आपको जितना बचा पाएंगे उसको इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि रिटर्न्स अच्छे मिल सके और भविष्य में आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सके। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे समय समाप्त होने को है, लेकिन जाने से पहले आप दोनों के ही गुरु मंत्र हम लेना चाहते हैं। तो नवल, इंश्योरेंस पर चर्चा की है, तो बताएं इंश्योरेंस को लेकर आपका गुरु मंत्र क्या होगा? तो मैं ये कहूँगा कि कोई अच्छा समय नहीं है इंश्योरेंस खरीदने का। मतलब अगर आपको
भविष्य में अच्छा समय चाहिए तो इंश्योरेंस आप अभी लें, अच्छे समय की वेट ना करें। पंकज जी, अक्सर लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखकर स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्पेशली म्यूचुअल फंड की बात की जाए कि जस्ट फिल्टर लगाया कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स, तो प्लीज ये ना करें। इसके बजाय आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से और पोर्टफोलियो का मतलब स्कीम्स का पोर्टफोलियो जरूर देख लें। भविष्य में वो कैसे रिटर्न जनरेट कर पाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मुकाबले की पास्ट में उस स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। चलिए यहाँ पे एक सवाल, क्योंकि थोड़ा समय हमारे पास बच गया है, रानी गोसावी का मैं लेना चाहती हूँ। और इन्होंने अपने लिए 50,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है ICICI प्रू से। ये कह रही हैं कि शायद सही जानकारी नहीं दी गई है इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है शायद इनको पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है। 5 प्रीमियम भर चुकी हैं ये प्लान लेकर। नवल, तो ये कह रहे हैं कि मार्केट लिंक्ड प्लान है, तो मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि ये कंटिन्यू करे। बाकी इनके गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर इनका लंबा होराइजन है तो मार्केट लिंक्ड प्लान एक अच्छा रिटर्न दे देगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जितना जल्दी ये उससे एग्जिट करेंगे उतने ही चार्जेस लगेंगे इनके। तो अगर इनका होराइजन लंबा है तो कंटिन्यू करें। अगर इनको कोई जल्दी पैसे की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ये फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास कमी भी है जानकारी की, क्योंकि ये किस तरह का प्लान इन्होंने लिया हुआ है उसकी जानकारी हमें नहीं दी है। रानी गोसावी जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो अपना सवाल अपने प्लान के नाम के साथ हमें दोबारा भेजिएगा ताकि हम आपको सटीक सलाह दे सकें। फिलहाल जो नवल ने कहा उस पर अमल कर सकती हैं, लेकिन अगर डिटेल्स के साथ है तो सवाल आपका फिर से हम शो पर पूछ सकते हैं। बहरहाल शो समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय निकाला और निवेशकों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पर गाइड किया। जाने से पहले दर्शकों को बता दें कि वो कौन सा नंबर है जहां पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं। इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, आप 9619873567 व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजिएगा। वीडियो भी अपने सवालों का शूट कर सकते हैं। वीडियो हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे गेस्ट आपका सवाल सुन के आपको जवाब देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।